देखिए, बड़ा सवाल है आज, आपकी शान की सवारी किस तरह से आप कर सकते हैं, किस तरह से आपकी ज़रूरत के मुताबिक आप गाड़ी खरीद सकते हैं, ये एक बड़ा सवाल है। नंद किशोर जी एक सवाल के साथ हमारे साथ श्री गंगानगर से जुड़े हैं। बताएं नंद किशोर जी, आपका क्या कहना है? नंद किशोर जी। हेलो, हाँ जी सर, नमस्कार सर। नमस्कार, बताएं क्या कहना है आपका? सर ये जो आप बता रहे हो जैसे सेकंड हैंड गाड़ी लेनी जी, तो सर जो शोरूम है, जो गाड़ियों के जो भी टाटा के हैं चाहे होंडा के जैसे भी शोरूम है जी, तो सर इसमें उस शोरूम से ही सेकंड हैंड गाड़ी हम कोई ऐसा सिस्टम है क्या कि ले सकें? क्या दिलीप जी, कार मार्केट अलग बात है, क्या कंपनियां भी ऐसी सुविधाएं मुहैया कराती हैं? एक्सचेंज ऑफर की बात होती है उसके साथ साथ हर कंपनी ने अपने आउटलेट सेकेंड हैंड के लिए लगा रखे हैं, वहाँ से आप सेकेंड हैंड गाड़ी भी अच्छी देख सकते हैं और मार्केट में भी मिलती है और कंपनी में भी हर कंपनी की गाड़ी आप ले सकते हैं। जैसे कि टाटा की गाड़ी है तो टाटा के आउटलेट पे सेकेंड हैंड गाड़ी भी रीसेल के लिए आती है, तो वो उस गाड़ी को सर्टिफाइड करके उसकी जो भी कमी होती है वो निकाल के सेल करते हैं। मारुति भी अपनी करती है, हुंडई भी करती है, सारी है। कस्टमर को किसी धोखे से बचने के लिए किन सावधानियों को बरतना चाहिए ऐसे दौर में? जी हाँ, ये कार के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी वाला काम है ये कि आप जब सेकेंड हैंड गाड़ी खरीद रहे हैं तो आपको बहुत सी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। गाड़ी के पेपर भी आपको चेक करवाने होते हैं, गाड़ी एक्सीडेंट नहीं है इसके लिए भी आपको चेक करवानी होती है। और गाड़ी के सबसे ज़्यादा जो सेकेंड हैंड गाड़ी खरीदने में ये है कि इसके किलोमीटर बहुत ईजी आसानी से कम किए जा सकते हैं। डिजिटल जो मीटर्स है आज के, उनमें संभव है ऐसा करना? जी, किसी भी तरह की गाड़ी चाहे कितनी भी महंगी गाड़ी हो, आपके पास जब गाड़ी आप सेकेंड हैंड मार्केट में आप लोग लेकर आते हैं, कोई प्रोडक्ट आपके जैसे फिएट का है वो आया बाजार में और फिर आप उसको रीसेल कर रहे हैं, लीगलिटीज़ का कितना ख्याल होता है? कस्टमर केयर किस तरह से होती है? अभी आज की तारीख में अगर आप देखें तो नई कार लेने वाले जो बहुत सारे कस्टमर हैं वो एक्सचेंज के थ्रू अपनी पुरानी गाड़ी देना चाहते हैं और उस कार को अब नई गाड़ी लेना चाहते हैं तो उसमें उनका डाउन पेमेंट का जो है वो भी उससे फुलफ़िल होता है, तो उनको एक नया मिलता है कि फाइनेंस लिया और उनको गाड़ी हाथों हाथ मिल जाता है। तो हम भी वो चीज़ें करते हैं कि जिनमें कि हम सेकेंड हैंड गाड़ी को मतलब एक्सचेंज में लेते हैं और उन्हें नई गाड़ी देते हैं। तो जैसा कि आपने बताया कि हम दिलीप जी ने कि हम खुद भी आपकी सेवाएं लेते हैं कि भाई हम जब गाड़ी ले रहे हों पुरानी तो उसके लिए हमारे पास आपका एक एक्सपर्ट पैनल होता है जो गाड़ी लेते टाइम पे, पुरानी गाड़ी लेते टाइम पे उसके पूरे कागजातों की जांच करता है। उसके अलावा उससे रिलेटेड जो आपने बताया किलोमीटर से रिलेटेड, गाड़ी को देखने के रिलेटेड कि भाई आपका इतना एक्सपीरियंस होता है कि वो उसको जज कर मान लीजिए कोई 1 लाख किलोमीटर चली गाड़ी को 50,000 साबित कर देता है, फिर आप सही किलोमीटर का अनुमान कैसे लगाएंगे? वो जिस तरह से मैंने आपसे बताया कि हर अपने आप में एक एक्सपर्ट हैं, जैसे आप दिलीप जी के लिए बता रहे हैं तो वो दिलीप जी जैसे एक्सपर्ट जो मार्केट में है वो ये जज कर सकते हैं, वो बहुत सी चीज़ों से जज कर सकते हैं। वो गाड़ी को जब देखते हैं तो इंजन से रिलेटेड होता है, उसकी नॉइज़ से रिलेटेड होता है, टायर है, उसकी बॉडी है, बॉडी लाइन जो मतलब गाड़ी में है उससे है, अंदर की जो कंडीशन है, उन सब चीज़ों को देखकर वो इस बारे में जज कर सकते हैं कि गाड़ी का कितना मीटर घुमाया गया है या कितना है। अगर गाड़ी एक्सीडेंटल है तो भी वो इस चीज़ के बारे में जांच करके पता लगा लेते हैं कि गाड़ी एक्सीडेंटल है या नहीं है। जी, क्या कमर्शियल व्हीकल्स में इस तरह की कोई गुंजाइश होती है? कमर्शियल व्हीकल में और कंपनियां क्या अशोक लेलैंड इसे मुहैया कराती है? कमर्शियल व्हीकल में एक्सचेंज का जो प्रावधान है वो नगण्य के बराबर है। जनरली सेकेंड हैंड सेल्स का एक अलग बाजार है, अपना पैरेलल बाजार है, जो रीसेल मार्केट पूरा अलग है। उसमें हर ब्रांड की गाड़ियाँ मिलती है, डीलर के थ्रू रीसेल कमर्शियल व्हीकल में नहीं होती है जी। कोई भी कंपनी पुराना वाहन लेके नया वाहन नहीं देती है, ये अपना एक अलग बाजार है बिल्कुल। तो वहाँ उनको अपना पूरा अनुभव लगाते हुए, उनको सब कुछ देखते हुए गाड़ी को पूरा देख परख के ही गाड़ी खरीदनी चाहिए जी, क्योंकि उसमें डीलर का या किसी भी कंपनी का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। उदयपुर से कॉलर जुड़े हैं, महेंद्र जी हमारे साथ हैं। बताएं महेंद्र जी, आपका क्या कहना है? हाँ सर, मेरा ये कहना है जी कि सर अपन अगर सेकंड हैंड गाड़ी को अगर लेते हैं तो उसमें क्या उसकी कीमत कैसे तय करता है? जी दिलीप जी, किस तरह से तय की जाएगी सेकेंड कीमत? हैंड गाड़ी अगर आप खरीदते हैं तो रजिस्ट्रेशन में उसमें एक्स शोरूम लिखी हुई आती है, उसमें हर साल का डेप्रिसिएशन होता है, फिर उसके हिसाब से गाड़ी की कंडीशन के हिसाब से उसकी कीमत लगाई जाती है।
क्या जो इंश्योरेंस के पेपर्स पर कीमत लगाई जाती है वो बाजार की कीमत मान्य है? नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इंश्योरेंस की जो होती है वो गाड़ी की इंश्योर्ड कीमत होती है। सेकेंड हैंड के मार्केट में इस तरह का नहीं चलता है। वो कीमत इंश्योरेंस से ज़्यादा भी हो सकती है और इंश्योरेंस से कम भी हो सकती है जी। इंश्योरेंस कंपनियां कीमत को फ्लेक्सिबल रखती है। 1 लाख किसी गाड़ी की कीमत अगर 4 लाख है तो उसका 4.5 लाख का इंश्योरेंस भी कराया जा सकता है और उसका 3 लाख रुपए का भी इंश्योरेंस कराया जा सकता है। तो इसलिए इंश्योरेंस की वजह से तो कीमत लगाना मुमकिन नहीं है। एक बड़ा सवाल होता है सर्विसिंग सेक्टर को लेकर। आमतौर पर लोगों की शिकायत होती है कि जो वर्कशॉप्स होते हैं कंपनी के वो महंगे होते हैं, बाहर सस्ती हो जाती है। तो ये क्या गलतफहमी है या सही होता है, कैसा क्या होता है इसमें? आजकल का अगर हम ट्रेंड देखें तो कस्टमर्स की जो नई गाड़ी होती है वारंटी पीरियड बहुत लंबा हो गया है, तो उस पीरियड में तो कस्टमर हमेशा डीलरशिप्स में जाता है और डीलरशिप्स में जाने का एक एडवांटेज रहता है, उसकी पीरियोडिक सर्विस अगर वो टाइम से कराता है तो वारंटी में उसका सब रिप्लेसमेंट हो जाता है। जी। उसके बाद तो गाड़ी जो है जब डीलरशिप से निकल जाती है तो आफ्टर मार्केट में चले जाती है और आफ्टर मार्केट का भी एक बहुत बड़ा मार्केट है क्योंकि कई कंपनीज के सामान जो है वो बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, इस वजह से कस्टमर उसको बाहर ठीक कराना लेकिन पसंद एक करता आम है। सोच होती है कि कंपनी की अगर सर्विस है महंगी पड़ेगी ही आपको, क्या ये सोच गलत है कस्टमर्स की? कंपनीज की सर्विसेज महंगी नहीं पड़ती, लेकिन कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं जिनके स्पेयर्स बहुत महंगे होते हैं। जी। उनकी वजह से जो है वो कस्टमर की ओनरशिप कॉस्ट बहुत ज़्यादा चले जाती है। तो आजकल जो कंपनी से सर्विस के जो किफ़ायती पहलू है वो क्या है? जैसा कि एक तो वारंटी का आपने बताया कि वारंटी में फिर आपकी सर्विस मान्य होती है, उसके सिवा कुछ? कस्टमर अपने लिए एक्सटेंडेड वारंटी ले सकता है जिसमें कि उसको एक्सटेंडेड वारंटी भी एक पर्टिकुलर की कॉम्प्रिहेंसिव वारंटी नहीं होती है जी। उसमें एक लिमिटेड पार्ट्स होते हैं जिसका कि ब्यौरा एक्सटेंडेड वारंटी बुकलेट में दिया जाता है। लोग कई बार ये सोचते हैं एक्सटेंडेड वारंटी ले ली तो मेरे सब सामान बदल जाएगा, वो एक गलत धारणा है क्योंकि जो घिसने वाली चीज़ है या मिसयूज से ख़राब होने वाली चीज़ है वो उसमें रिप्लेस नहीं होती। होंडा के सर्विस सेंटर्स की क्या खासियत? होंडा टू व्हीलर्स के सर्विस सेंटर की बात कर रहे हैं आप? होंडा टू व्हीलर सर्विस सेंटर्स में अगर हम देखें तो होंडा एक ऐसी कंपनी है जिसके सर्विस सेंटर्स पे सबसे ज़्यादा जो व्हीकल्स हैं वो कस्टमर्स लेकर के आते हैं। मतलब इवन हमें देखें 10 साल पुरानी गाड़ियाँ भी हमारे यहाँ पे सर्विस के लिए आती है। उसका कारण क्या है कि होंडा खुद मॉनिटर करती है क्वालिटी सर्विस और कस्टमर की वॉइस इस बार जब भी आप गाड़ी सर्विस करवाएं तो कम से कम कंपनी के ही आउटलेट पर करवाएं। जाकिर साहब हमारे साथ जुड़े हैं, बीकानेर से हैं। जाकिर साहब आपका क्या कहना है? सर नमस्कार, मेरा ये कहना है जी कि ये जैसे हम नई गाड़ी लेते हैं किसी भी कंपनी से, 2 व्हीलर या 4 व्हीलर, जी, तो कम गाड़ी लेते हैं तब तो कस्टमर या एजेंट जो भी है वो बड़े मतलब प्रेम से बोलते हैं, चाय पानी नाश्ता कराते हैं। उसके बाद में जैसे हम गाड़ी में अपने कागज वगैरह या कुछ लेते हैं या गाड़ी किस्तों में लेते हैं तो हमारे क्या ब्याज तो हमारे किस्त में अपने 20,000 या 25,000 वो ब्याज जोड़ के भी कई बार और पूरा गाड़ी की कीमत का ब्याज देते हैं। तो हम 20,000 देते हैं उसका ब्याज माइनस नहीं करते। दूसरी बात है सर्विस की, तो सर्विस में जब गाड़ी लेके जाते हैं फर्स्ट बार सेकंड बार तो वो सिर्फ धोखे देते हैं या ऑयल चेंज करते हैं, जबकि मार्केट से ज्यादा पैसा लेते हैं और गाड़ी की सही देखरेख भी नहीं होती है, सही सर्विस भी नहीं होती है। सर अजीत जी, ये एक शुक्रिया आपका वेबसाइट से जुड़ने के लिए जाकिर साहब। ये जो मेंटेलिटी है कस्टमर की, क्यों हो जाता है ऐसा? देखिए वैसे अभी आज की तारीख में कोई भी कार कंपनी जो है वो अपने क्या कस्टमर को आप किसी भी कंपनी के सर्विस सेंटर पर अगर ठीक से ग्राहक को ट्रीटमेंट नहीं मिलता तो आगे शिकायत कर सकते हैं? बिल्कुल, इसके लिए पूरा प्रोसीजर है। कंपनी जब भी आपको गाड़ी देती है और आपको जब एक सर्विस बुकलेट देती है, आज की तारीख में हर गाड़ी के ऊपर कोई भी अगर आप 4 व्हीलर ले रहे हैं तो उसके ऊपर एक टोल फ्री नंबर लिखा होता है मोस्टली हर गाड़ी पे, जो कि आप अगर कॉल करते हैं तो वो डायरेक्ट कनेक्ट होता है कंपनी में। आप उसकी कंप्लेंट वहाँ पे कर सकते हैं कि मैंने गाड़ी इस डीलर से ली और इस जगह से ली और उन्होंने मुझे कमिटमेंट करने के बाद में ये सर्विसेज नहीं दी हैं। इसी तरह से आज की तारीख में हर कंपनी का अपना एक फीडबैक के लिए मेल आईडी है जिस पे कि आप उसको मेल कर सकते हैं, जो एक कस्टमर केयर से जुड़ा हुआ होता है, उस पर पता लग सकता है। इसके अलावा भी कस्टमर को अगर आपको कोई भी कंप्लेंट है तो फर्स्ट हैंड पे सबसे पहले उसे डीलरशिप पे ही उसको कंप्लेंट करना चाहिए, क्योंकि वो डीलरशिप पे सबसे पहले हर कोई चाहेगा कि जो कस्टमर आज से जुड़ा है उसको वो अच्छे से नर्चर करे, हाँ मेंटेन करे, उसको कैसे भी कैरी करे ताकि वो एक अगले कस्टमर को और लेके आए। जी, तो ये संभावना सभी जगह पे है। भारद्वाज जी,
क्या कमर्शियल व्हीकल्स में भी सर्विस सेक्टर को लेकर ख्याल रखने की ज़रूरत है कहीं पर? कमर्शियल व्हीकल का जो सेगमेंट है सर, वो तो सर्विस के बेस पे ही डिपेंड है जी। आज मार्केट में जो भी बेटर सर्विस दे पाएगा, जैसे अशोक लेलैंड के राजस्थान की यदि अपन बात करें तो 52 सर्विस नेटवर्क्स हैं राजस्थान राज्य में। अगर आपका यदि सर्विस नेटवर्क स्ट्रॉन्ग है तो आपकी गाड़ी की सेल ऑटोमेटिकली बढ़ेगी, क्योंकि ये उस पर डिपेंड करता है कि कॉमर्शियल आपकी व्हीकल सर्विसिंग एक किस ऐसा तरह की वाहन है जो कि ओनर खुद नहीं चलाता है। बहुत कम ओनर होते हैं जो खुद ड्राइव करते हैं। ड्राइवर ओनर जो होते हैं वो बहुत कम होते हैं, 5 से 10% कैटेगरी के लोग होते हैं जो खुद की गाड़ी खुद चलाते हैं। अदरवाइज़ तो ट्रांसपोर्टर गाड़ी लेता है और ड्राइवर गाड़ी चलाते हैं। तो जब लाखों रुपए की गाड़ी एक गाड़ी मिनिमम 20 से 25 लाख रुपए की पड़ती है, 20-25 लाख रुपए की गाड़ी एक ड्राइवर को देते हैं, और जब ड्राइवर के पास इतने पैसे नहीं होते हैं कि वो उसको मेंटेन कर सके, तो आजकल बहुत सारी सुविधाएं हैं, AMCs हैं। कमर्शियल व्हीकल में भी एनुअल मेंटेनेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आ गए हैं। हर जगह पे टोल फ्री नंबर, जैसे अभी मेरे सहयोगी ने बताया कि टोल फ्री नंबर्स हैं। आपकी गाड़ी जहां ऑफ रोड होती है वहां से आपको एक मोबाइल से टोल फ्री नंबर है, वो गाड़ी में स्टिकर लगा हुआ होता है, वहाँ आप फ़ोन करिए। ये सब बातें बताई जाती है कस्टमर को, ये सब बताई जाती है। गाड़ी डिलीवरी करते समय जब गाड़ी की डिलीवरी करते हैं तो पूरी जानकारी दी जाती है, और सर्विस बुक में वो नंबर लिखा हुआ होता है जी, सारी जानकारी दी जाती है। चलिए, अर्जुन लाल जी हमारे साथ जुड़े हैं, ब्यावर से कॉलर हैं। बताएं अर्जुन लाल जी, क्या कहना है आपका? हेलो जी जी सर, बताएं क्या कहना चाह रहे हैं आप? मैं तो यही कहना चाह रहा था सर, ये आपके साहब जो कह रहे हैं, मैं आपके टीवी पे ही हूँ जी, तो ये कह रहे हैं कि आप नहीं कंपनी ऐसा करती है ऐसा करती है, वो सही बात है, ग्राहक को एक बेवकूफ बनाने वाली बातें हैं जी। पहले जब नई गाड़ी बिक्री करने के लिए तो करते हैं हम, आप ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे, ये गारंटी देंगे जी, ठीक है ना सर। उसके बाद फिर जब उसके बाद में जब 6 महीने बाद में हमारी गाड़ी में कोई मिस्टेक निकलती है ना, तो ये टोल फ्री नंबर बता रहे हैं, टोल फ्री नंबर पे हमारे को 10 जगह नंबर मिलते हैं जी, और एक घंटे हम लाइन में रहते हैं तो हमारा नंबर नहीं आता है, न कोई सुनता है। साहब आपकी रिक्वेस्ट नोट कर ली है। अर्जुन लाल जी, उससे आगे एक और है, आजकल मेल आईडी भी आती है, आप मेल कीजिए, उस पर रिवर्ट मिलेगा, जवाब मिलेगा, और लगातार फॉलोअप कीजिए। निश्चित तौर पर आपकी जो समस्या है उसका समाधान होगा, क्योंकि कोई भी कंपनी अपनी मार्केट रेपुटेशन खराब नहीं करना चाहती। शुक्रिया बिग फाइट से जुड़ने के लिए। ब्रेक पर रुकेंगे, ब्रेक के बाद भी आपकी बात होती रहेगी, चर्चा जारी रहेगी। शान की सवारी आखिर किस तरह से ली जाए, मास्टर टिप्स लेंगे हमारे एक्सपर्ट से। इस दीपावली अगर आप कोई गाड़ी खरीदने जा रहे हैं तो बाजार में किस बात का ख्याल करें और क्यों इनका प्रोडक्ट लें आप। ब्रेक के बाद ग्राहक का मार्केट में ख्याल ये कंपनियां इस तरह से रखती हैं कि उनको डिमांड क्या है। जैसे आजकल प्रचलन है कि जो एवरेज अच्छी देती हों गाड़ियां, लंबी दूरी तक इकोनॉमिक हों फ्यूल के हिसाब से, तो आजकल ज़्यादातर गाड़ियां उसी हिसाब से बन रही हैं कि उनमें फ्यूल कम डाला जाए और मैक्सिमम किलोमीटर तक चलाई जा सके। जो भी वाहन, दोपहिया चौपहिया वाहन कंपनियां बना रही हैं, उनका विज्ञापन और उनकी गुणवत्ता के बारे में बहुत बढ़ चढ़ के दावे करती हैं, लेकिन हिंदुस्तान में सड़कों की जो स्थिति है उसके अनुरूप, उस मानक के अनुरूप हिंदुस्तान में कंपनियां गाड़ियों को, दोपहिया वाहनों या चौपहिया वाहनों निर्माण नहीं करी। आज फाइनेंस की सुविधा आ गई, जिससे लोगों को, निम्न आय वर्गों और गरीब लोगों को भी गाड़ी खरीदना आसान हो गया। आज हमारा सवाल आपसे था कि क्या अब कार और बाइक का बाजार विज्ञापनों की चकाचौंध में खो चला है। इस पर आपकी राय हमें मिली और 61% दर्शक इस बात को सही मानते हैं कि ये बाजार चकाचौंध में खो चला है, ज़रूरत है इसमें सुधार करने की। सुरेश चौधरी जी हमारे साथ कॉलर हैं, अजमेर से जुड़े हैं। बताएं सुरेश जी, आपका क्या कहना है? हाँ अश्विनी जी नमस्ते। नमस्कार जी, मैं एक नई स्विफ्ट डिजायर वीडियो लेना चाहता हूँ। तो मैंने जब इसकी कीमतों के बारे में नेट पे सर्च किया तो जयपुर, अजमेर, भरतपुर में इसकी एक तो कीमतों में जो अंतर आ रहा है उसके बारे में मेरे समझ में नहीं आया। 5 से 6 हजार का अंतर है, जबकि दूरी इनकी बिल्कुल नजदीक है। और मेरा दूसरा सवाल ये है कि अगर अपन सेकंड हैंड गाड़ी लेवे, क्योंकि सेकंड हैंड गाड़ियों में दुनिया लॉट ऑफ बिकाऊ है,
तो उसके अंदर मतलब उन गाड़ियों के बारे में कोई ऑनलाइन ऐसी वेबसाइट है जिससे उनकी हिस्ट्री का पता लगा जाए, भाई ये गाड़ी एक्चुअल में एक्सीडेंटल है नहीं है, इसके बारे में पूछिए सर। चलिए दिलीप जी, पहले सेकेंड हैंड कार की बात करते हैं, आप बता पाएंगे? जी, हर कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम है, लेकिन आपको उसके संबंधित वर्कशॉप पे जाना पड़ेगा। अगर आप मारुति की गाड़ी खरीद रहे हैं तो मारुति का अजमेर में जो भी सर्विस आउटलेट है, वर्कशॉप, वहाँ जाके आप उस गाड़ी की नंबर से हिस्ट्री निकलवा सकते हैं और उसमें उस गाड़ी की पूरी जेन्युइनिटी का पता चल सकता है। तो हर कंपनी का ऑनलाइन सिस्टम है, इससे आप कहीं धोखा नहीं खा सकते हैं। सेकेंड हैंड गाड़ी आपको अच्छी मिल सकती है। अजीत जी, जो कीमतों में उतार चढ़ाव की बात की कि कम दूरी पर भी कीमतों में उतार चढ़ाव है, क्या ये डीलरशिप के स्तर पर है या फिर कंपनी की कोई पॉलिसी होती, कोई टैक्सेस वगैरह अलग से कुछ हो जाते हैं? क्या फ़र्क है? विद इन स्टेट में कोई टैक्स में फ़र्क नहीं आता, सभी जगह पे टैक्सेस सेम है। लेकिन एक लॉजिस्टिक जो फ़र्क होता है, जो ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट का फ़र्क है, वो हर जगह पे आता है। हमें ऐसा लगता है क्योंकि हम ये सोचते हैं कि एक कार जो है, मैं अगर जयपुर से अजमेर ले जाना चाहूँ तो उसको ले जाने के लिए मुझे हार्डली 100 किलोमीटर चलना है और उसका एक मुझे 5 से 7 लीटर के लगभग डीजल लगेगा और कोई नहीं। लेकिन जब एक ट्रांसपोर्टेशन के पार्ट पे बात आती है, जब एक ट्रोला किसी गाड़ी को ड्रॉप करता है कहीं पे, उस समय पे वो डिफरेंस अमाउंट जो होता है वो 4 से 5 हज़ार रुपये के आसपास का, जैसा उन्होंने खुद ने बताया कि भाई 4 से 5 हज़ार रुपये का फ़र्क आता है। वो कुछ अमाउंट उसका फ़र्क होता है, कुछ हर जो भी एक डीलरशिप होता है उसको कंपनी भी जो उसके एक लॉजिस्टिक के लिए अलाउ करती है, इंटरनल मान लीजिए किसी का एक वर्कशॉप होगा, एक शोरूम होगा, उनका डिस्टेंस होता है, उसके कारण कुछ उसमें अमाउंट का फ़र्क आता है। बट इस तरह का बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता, ये अमाउंट बहुत सिग्निफिकेंटली बहुत ही कम अमाउंट होता है, जैसे 3 से 5 हज़ार, 4 से 5 हज़ार। वो मुकेश जाट जी हमारे साथ अजमेर से जुड़े हैं, बताएं मुकेश जी, आपका क्या कहना है? नमस्ते सर जी। नमस्कार सर जी, जो अगर कोई गाड़ी खरीदते हैं तो उनकी एक्स शोरूम प्राइस राजस्थान में बाकी राज्यों के मुकाबले सर इतनी ज़्यादा क्यों है? जैसे कहीं अपन हरियाणा और वहाँ के बाकी शहरों में अगर राज्यों में खरीदते हैं तो उनकी एक्स शोरूम प्राइस राजस्थान के कंपेरिजन में सर इतनी कम है, तो इतना डिफरेंस क्यों है? जी देना चाहूँगा, इसका जवाब ये सीधा ये है मुकेश जी, हरियाणा में और राजस्थान के वैट में बहुत अंतर। वैट होता है वैल्यू एडिड टैक्स, जिसे सेल टैक्स भी आप कह सकते हो। हर स्टेट का सेल टैक्स अलग अलग है। दिल्ली का सेल टैक्स अलग है, हरियाणा का अलग है, राजस्थान का अलग है, मध्य प्रदेश का अलग है और गुजरात का अलग है। तो अलग अलग स्टेट में आप जाओगे तो ये आपको वेरिएशन मिलेगा, लेकिन जो बेसिक प्राइस है किसी भी कंपनी की वो एक रहती है और टैक्स लगने के बाद थोड़ा सा वेरिएशन आ जाता है। इसका ये सीधा सा वो है। चलिए अब मास्टर टिप की बात कर लेते हैं हम लोग कि इस त्योहार पर अगर कोई आपका प्रोडक्ट खरीदे तो क्यों खरीदे और उसमें क्या खासियत का ख्याल करके वो शोरूम तक पहुंचे। संतोष जी, आपसे शुरू करते हैं। टू व्हीलर होंडा का खरीदे, किस बात का ख्याल करें, किस स्तर पर आपके शोरूम पर आए? टू व्हीलर खरीदने वाला व्यक्ति सबसे पहले तो ये देखता है उसकी यूटिलिटी क्या है और वो यूटिलिटी के हिसाब से प्रोडक्ट्स देखता है। हमारे यहाँ पे होंडा के अंदर जो है, अगर हम स्कूटर सेगमेंट में देखें तो हमारे पास 5 प्रोडक्ट्स हैं, फीमेल से लेकर के यंगस्टर से लेकर के स्टूडेंट से लेकर के एल्डरली मेल्स, इनके लिए डिफरेंट मॉडल्स है। एक्टिवा जो है फैमिली स्कूटर है, एक्टिवा आई जो है वो केवल फीमेल्स के लिए टारगेट किया गया है। फिर अपना एविएटर है, दैट इज़ अ मेल ओरिएंटेड स्कूटर। 125 एक्टिवा इज़ ऑल्सो अ मेल ओरिएंटेड स्कूटर। और एक डीओ आता है, वो स्टूडेंट्स जो स्कूल गोइंग कॉलेज गोइंग है वो ज़्यादा प्रेफर करते हैं उसको। फिर हमारे पास मोटरसाइकिल की रेंज है, अभी होंडा लो एंड में भी आ गया, 110 सीसी से लेकर के हमारे पास 250 सीसी तक की रेंज है। तो कस्टमर की पूरी नीड वहाँ फुलफिल हो जाती है। क्वालिटी प्रोडक्ट्स हैं, अपनी ज़रूरत के हिसाब से कस्टमर उसको ले सकता है। होंडा कई ऐसे सेगमेंट्स है जिसमें इंडिया में नंबर 1 हो चुका है। जी अचेश्वर जी, आपके प्रोडक्ट्स के लिए क्या टिप्स देना चाहेंगे? कॉमर्शियल व्हीकल में अशोक लेलैंड जो कंपनी है, ये अपना 700 kg से लेके 49 टनर तक सारी गाड़ियाँ बनाती है। बस, इसके 5 सेगमेंट अलग अलग सेगमेंट है। बस सेगमेंट अलग है, बस सेगमेंट में आपको हर तरह की गाड़ी मिलेगी। बेस्ट बायर कैसे बन सकता है, किस बात का ख्याल रखें? बेस्ट बायर बनने के लिए ऑपरेशन इकोनॉमिक्स एक बहुत बड़ा मुद्दा होता है। आदमी की इनिशियल कॉस्ट देखनी चाहिए, उसके बाद उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट देखनी चाहिए। ऑपरेशनल कॉस्ट को 5 साल से मल्टीप्लाई करके आपको 5 साल बाद क्या बचेगा, क्योंकि आजकल अमूमन किस्त जो होती है कॉमर्शियल व्हीकल की वो 5 साल होती है। 5 साल तक वो किस्त चुकाता है, तो 5 साल तक उस गाड़ी की वाइबिलिटी निकलनी चाहिए। तो आज की तारीख में अशोक लेलैंड के पास वो सारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं जो कि वाइबल हैं और जो कस्टमर को प्रॉफिटेबिलिटी देते हैं। अजीत जी, आपके टिप्स?
आज हमारे पास में फिएट में भारत का एक बहुत ही ट्रस्टेड ब्रांड है, काफ़ी टाइम से काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं। भारत में अभी फिएट ने एक वापस से नया स्टार्ट किया है, जो कि पिछले साल उन्होंने अपने इंडिविजुअली इंडिया के अंदर अभी फिएट कार को बेचना स्टार्ट किया है। ये भारतीय सड़कों और भारतीय मेंटेलिटी को ध्यान में रख कर कि कस्टमर किस तरह से उसको यूज़ करता है, कहाँ पे उसका यूज़ होता है, उसको ध्यान में रख के हाईएस्ट ग्राउंड क्लियरेंस के साथ में गाड़ी प्लस टेस्ट एंड ट्राइड एक इंजन दे रहा है, जो कि आज की तारीख में भारत की जितनी भी छोटी कार हैं उन सब उसी डीजल इंजन पे रन करती हैं। अब कंपनी खुद अपनी तरफ से वो इंजन प्लस जो नए फीचर्स हैं, जो इटालियन ब्यूटी कहा जा सकता है, इटालियन टेक्नोलॉजी जो है उसको इंडिया में प्रेजेंट कर रहे हैं। तो उस तरह में छोटी सेगमेंट में लेकर अगर आप हैचबैक में देखें, वहाँ से लेकर हमारे पास सेडान तक में सारी कार्स अवेलेबल हैं। इन बिटवीन अभी हमारे पास में 21st को हमारे पास धनतेरस पे एक गाड़ी लॉन्च हो रही है, जो कि एक कंटेम्प्रेरी अर्बन व्हीकल है जिसका नाम एवेंचुरा है। वो गाड़ी आपके पास में जो भी एक एडवेंचरस सोच रखने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए वो गाड़ी लॉन्च की जा रही है। चलिए, मैं आखिर में आपके पास आता हूँ दिलीप जी। सेकेंड हैंड व्हीकल्स को लेकर क्या ख्याल रखें, स्मार्ट बायर कैसे बने? सेकेंड हैंड व्हीकल ख़रीदने के लिए आप जब भी जाएं तो 2-3 आउटलेट पे सेकेंड हैंड पे जाके और आप उसकी कीमत का करें, आप गाड़ी की कंडीशन देखें, दोनों तीनों चारों जगह जाएंगे तो आपको खुद अपना आप कंपैरिजन महसूस हो जाएगा कि मुझे किस जगह से गाड़ी खरीदनी चाहिए जी। और आपको कीमत का आइडिया भी हो सकता है जी। चलिए, तो यही उम्मीद करते हैं कि इस दीपावली जब आप गाड़ी खरीदने जाएंगे तो एक्सपर्ट्स के इन टिप्स का ख्याल रखेंगे और उसी के मुताबिक खरीद करेंगे। शान की सवारी आपकी बनी रहेगी इस दीपावली के साथ। आज इस खास पेशकश में इतना ही। इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेंगे कि आने वाला कल आपके लिए आज से बेहतर साबित हो।